चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किया था इंक्लूड फोल्डर कैसे हम लगाएंगे या फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कैसे फॉलो करेंगे। एक लोगों ने इसमें हम लोगों ने देखा था ना कि हमारे पास CSS फोल्डर है जो CSS मैनेज करेगा, JS फोल्डर है सर JS मैनेज करेगा। वन थिंग सर। ये फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फोल्डर हम क्रिएट करते हैं सबके लिए जिसमें हम चीज़ों को अलग अलग सेपरेट चीज़ें रख सके। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यूज किया था कि हमारे पास अगर एडमिन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसको एडमिन वाले में हम लोगों ने रखा था। और जो चीज़ें हम लोग इंक्लूड कराने की बात करते थे, इंक्लूड हम जैसे कुछ चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड कराया था तो वो सारी फाइलों को हम इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो ये जो इंक्लूड कराने वाली फाइलें होंगी वो हो सकता है HTML का भी पार्ट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एडमिन मेन्यू डॉट PHP वो हो सकता है जैसे मान लो हमारे पास कोई नई फाइल है जो फुटर डॉट PHP भी हो सकता है या फुटर डॉट HTML भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो PHP ही हो, फुटर डॉट HTML भी हो सकता है वो जिसको हमें इंक्लूड कराना है। और यहाँ पे एक होता है INC फाइल भी बोलते हैं लोग। INC का मतलब यहाँ पे है इंक्लूड वाली फाइल। तो इसके एक्सटेंशंस पे मत जाइएगा, एक्सटेंशन कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कोड अंदर से लिखा जाएगा PHP का ही रहेगा, HTML का ही रहेगा कोड, बट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो .php की जगह .inc फाइल रहेगा। INC का मतलब है इंक्लूडेड फाइल, जिसको हम इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करने वाली फाइल का नाम हम INC रख सकते हैं, कोई वो इश्यूज नहीं है इसमें। तो आप HTML रखते हैं, .php रखते हैं या INC रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें रखी हैं, एक .html रखा है, एक .inc रखा है। अब इसी एडमिन में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ से हमने CMD करके कोड ओपन कर लिया पूरा फोल्डर VS कोड में। तो जो इंक्लूड वाले फोल्डर में हमने यहाँ पे यूज किया है दो फाइलें। INC का मतलब इंक्लूड वाली फाइलें हैं, इसको .php भी हो सकती थी। लास्ट क्लास में हमने .php लगा करके देखा था। अभी हम इसमें .inc भी लगा सकते हैं, .html भी लगा सकते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसा चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा मेन्यू था, इसी के नीचे अगर हमें फुटर लगाना था तो यहाँ पे देखिए हमने ये क्वेश्चन मार्क PHP करके हमने लगाया है। अगर हमें फुटर लगाना है तो फुटर के लिए यहाँ पे हम इंक्लूड में जाएंगे। इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारे पास फुटर डॉट HTML है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फुटर डॉट HTML। PHP भी फाइल ये हो सकती थी, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप इसके अंदर कंटेंट मेन्यू यहाँ पे लगाया था हम लोगों ने, ये हमारा मेन्यू वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा फुटर वाला पार्ट हो जाएगा। बीच में आपको कोई कंटेंट देना है तो कंटेंट आप बेशक लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ड्यू क्लास यहाँ पे कंटेंट लगाना है तो कंटेंट लगा दिया। और इसी के बाद हमने ये डिवीज़न को क्लोज कर दिया और ये हमारा हो जाएगा बॉडी पार्ट ऑफ द पेज। H3 में हमने लिख दिया बॉडी पार्ट ऑफ द पेज। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इसकी हाइट थोड़ी सी दे देंगे तो हेडर फुटर हमारा थोड़ा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। क्लास लगाया है तो हमने यहाँ पे क्लास लगा दिया। इसकी हाइट हमने दे देते हैं, हाइट इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि हमारा थोड़ा सा बॉडी पार्ट स्पेस बना रहे। तो हाइट हमने 350 पिक्सल दे दिया।
इसको हम सेव करेंगे। एडमिन कॉन्टैक्ट है, किसको रन कराना रहेगा तो आपको लोकल होस्ट फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। फोल्डर का नाम यहाँ पे देख लेते हैं किस नाम से है, INC करके फोल्डर का नाम भी मैंने इसमें रखा है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सेम है लास्ट क्लास में, और उसमें केवल हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम चेंज कर दिया है, जिसमें PHP की जगह पे INC कर दिया है बस। यहाँ पे हमने लॉगिन कराना है एडमिन का, तो एडमिन वाले सेक्शन में जाने के लिए हमें यहाँ पे एडमिन लिखना पड़ेगा .php। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे एडमिन न लिख के कुछ और लिखते हैं, नहीं तो कोई भी गेस्ट कर सकता है हमारे एडमिन पैनल को। और यहाँ पे पासवर्ड हमने 1 2 3 दिया, लॉगिन किया, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हमने कॉन्टैक्ट वाले में किया था, तो ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया और ये हमारा मेन्यू सेक्शन हो गया। फुटर वाला सेक्शन, यहाँ पे हमने फुटर में कुछ लिखा नहीं है, फुटर में जब लिखेंगे तब तो आएगा, तो हमें यहाँ पे फुटर वाले में कुछ लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। फुटर एक टैग होता है HTML में, HTML5 में आप ऐसे फुटर टैग लगा सकते हो। यहाँ पे हमने जो भी लिखना है, कॉपीराइट अगर हमने लिखना है तो एंड कॉपी सेमीकोलन, यहाँ पे जो भी आपको देना है, और यहाँ पे डिज़ाइन बाय डेवलप बाय जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। कॉपीराइट 2022 यहाँ पे कर दे रहा हूँ। पावर्ड बाय कर दिया। जो भी आपको लिखना है ये आप फुटर में आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी लगाना है वो आप पैराग्राफ में डाल के इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये आपका फुटर वाला सेक्शन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने जो ये चीज़ें इसमें लिखा है, अब ये फुटर तो हमारा सारे पेजेस में यूज होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इसकी CSS भी तो हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसके CSS के लिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके फोल्डर में अगर हम देखें तो ये हम एडमिन वाले फोल्डर में है और ये हमारा इंक्लूड वाला फोल्डर है, तो हम यहीं पे एक फोल्डर बना लेंगे CSS, और इस CSS में हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा इंक्लूड के अंदर बन गया, इसको हमें बाहर बनाना चाहिए था एडमिन के अंदर। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। हमारा एडमिन के अंदर, क्योंकि ये एडमिन के अंदर है हमारा ना, तो एडमिन फोल्डर के अंदर हमें बनाना है। फिर से वहीं पे बन रहा है, इसको पहले मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फिर फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब जा करके ये हमारा हो गया CSS फोल्डर। यहाँ से अगर नहीं सही हो रहा है तो आप इधर कर लो। देखिए यहाँ पे ये एडमिन के अंदर यहाँ पे हमें एक CSS फोल्डर ये चाहिए। इसको हमने रिफ्रेश किया और ये CSS वाला फोल्डर ये अंदर जो बना है इसको हमें बाहर लेके आना है, क्योंकि ये फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी CSS लिखेंगे जो हमारे पास कॉमन होगा। यहाँ पे हमने CSS के अंदर style.css हमने एक बना लिया। और यहाँ पे हमने फुटर के लिए लिखना था, तो फुटर टैग के लिए हमने टेक्स्ट अलाइन
सेंटर, कोई भी ऐसे हम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे है। अगर हमने इस चीज़ को यूज किया है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ से हमने CSS, इसमें और भी CSS की फाइल हो सकती है, JS की फाइल हो सकती है, उसको भी हमें हर पेज में लिंक करना पड़ेगा। तो चाहे तो हम यहाँ पे इंक्लूड के अंदर एक ऐसी फाइल बना सकते हैं जिसको हम हेडर दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, हेडर डॉट PHP बनाना है तो PHP बना सकते हो, HTML बनाना है तो HTML बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हेडर डॉट HTML, हेडर डॉट HTML में हम यहाँ पे बेसिक कोड लिखेंगे जो हमारा HTML से रिलेटेड, जैसे हर पेज में अगर हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट की बात कर रहे थे तो कॉन्टेक्ट में देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास कॉमन, तो हम इसको इतनी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। बाकी आप इनलाइन CSS, इंटरनल CSS आपको लिखना है, टाइटल आपको अलग अलग पेज लिखना है तो लिख सकते हो। बाकी मैं यहाँ से इतना कट कर रहा हूँ और इसको मैं हेडर डॉट HTML में ले जा रहा हूँ और इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इसी में हम लिंक लगाएंगे। क्या लिंक लगाएंगे, लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href। ये href का पाथ हमें कहाँ से मिलेगा और कहाँ यूज करेंगे, ये इसको ध्यान देना रहेगा। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे यूज किया जाएगा, एड कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमारा यूज किया जाएगा। तो इसके प्रोस्पेक्टिव में देखें तो CSS फोल्डर है, देन style.css है, तो यहाँ पे हम CSS फोल्डर देंगे, देन हमारे पास फोल्डर क्या मिलेगा, CSS के बाद style.css, ये हमारा पाथ हो जाएगा। अब इस फाइल को हमें, HTML फाइल को हमें यहाँ पे इंक्लूड कराना रहेगा। यहाँ पे तो इंक्लूड कराने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, PHP लिखेंगे और यहाँ पे हमें इंक्लूड या रिक्वायर, जो भी आपको यूज करना हो, रिक्वायर वंस वट, और इसमें हम फाइल देंगे। फाइल में पहले फोल्डर का नाम हो जाएगा, फोल्डर का नाम हमारा है इंक्लूड। इंक्लूड फोल्डर के बाद हमारा क्या है, हेडर डॉट HTML, HEAD, हेडर डॉट HTML। इससे बेनिफिट क्या होगा देखिएगा, इससे बेनिफिट ये है कि हमें ये वाला कोड हर पेज में, कल को मान लीजिए इस कोई और एक CSS की फाइल जोड़नी हुई या जावा स्क्रिप्ट की फाइल जोड़नी हुई, तो हमें सारे पेजेस में जाके चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, केवल एक जगह यहाँ से हम ऐड कर देंगे, बाकी कहानी हमारी ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जैसे फुटर में हमने एक जगह पे लिखेंगे सब जगह पे आ जाएगा, तो वैसे ही हम हेडर में भी एक जगह पे लिंक करेंगे CSS की फाइल और सब जगह पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ जो भी हमारा एक्सटर्नल CSS था उसको हमने यहाँ पे पास आउट किया और उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है, और देन फाइनली हमने यहाँ पे फुटर HTML भी लगा दिया है। तो एक बार पहले हम इसको चेक करके देखते हैं हमारा CSS काम कर रहा है नहीं, क्योंकि हमने CSS में दिया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है, और इसको रन कराते हैं तो हमारा ये है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये CSS काम कर रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। इसी से रिलेटेड अगर हमें मेन्यू से रिलेटेड, मान लीजिए ये मेन्यू हमें सुधारना है, ये मेन्यू हमारा थोड़ा सा इनप्रॉपर तरीके से है, इसको अगर हमें मेन्यू सही से करना है तो इसकी भी CSS कहीं ना कहीं हम लिखेंगे। तो इसको भी हम CSS जहाँ पे हमने लिखा है style.css, इसके लिए हम चाहे तो एक अलग से फाइल बना ले, CSS के अंदर ही उस फाइल का नाम दे दें menu.css। इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमें भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसी में जाएंगे।
तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है ये UL-LI का यूज करके किया गया है। तो हम यहाँ से सीधे UL को, अगर हम UL के अंदर LI है तो इसके अंदर लिस्ट स्टाइल नन हम करेंगे, और लिस्ट स्टाइल नन करेंगे। देन हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन, और इसकी मार्जिन कुछ दे देंगे। मार्जिन हमने दे दिया 20 पिक्सल, पैडिंग दे दिया हमने 20 पिक्सल्स, और यहाँ पे हमने जो मार्जिन पैडिंग हमने इसमें दिया है सेम मार्जिन पैडिंग हमें यहाँ पे देना पड़ेगा UL में, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमने मेन्यू वगैरह बनाना सीखा है CSS में, अगर नहीं याद है तो उसको थोड़ा सा CSS वाले वीडियोस को जाकर के आप देख के रिवाइज कर सकते हो। इसमें इसको पहले सेव करते हैं, सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिंक नहीं दिया है, देखिए बिना लिंक दिए नहीं आएगा। तो हेडर में चलेंगे, हेडर में हमें एक लाइन को फिर से कॉपी करके एक जगह पे हमें पेस्ट करना रहेगा, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा menu.css, menu.css। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा देखिए एक लाइन में आ गया। बैकग्राउंड कलर आपको देना है, बैकग्राउंड कलर आप दे दो यहीं से UL-LI का बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अगर हमें यहाँ पे ग्रे करना है, ग्रे दे दिया, और सेम कलर हमें UL में भी देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। होवर पे लगाना है तो आप UL के LI पे होवर वाला लगा सकते हो। होवर पे हमें लाइट ब्लू देना है तो लाइट कलर हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। या लाइट सैन दे दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से, इसको आप अपने हिसाब से मेन्यू देखिए एक जगह पे हमने किया है, बट अभी क्या होम पेज पे ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने एक ही जगह पे लिंक किया है फाइल को। तो ये CSS तो हमने एक जगह से लिखी है, और ये लिंकिंग भी हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसको जैसे हमने यहाँ पे हेडर ऐड ऑन किया है, ये वाली लाइन हमें एक बार लिखना पड़ेगा। बाकी कोई भी फाइल में चेंजेज होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कॉन्टेक्ट में ये वाली लाइन लिखी है, इसको हम होम पे भी जाएंगे। यहाँ पे इतनी ऊपर की चीज़ें जो मेटा टैग से रिलेटेड है, डॉक टाइप से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम टाइटल को छोड़ करके बाकी चीज़ों को हटा देंगे, और ये एक लाइन का कोड हम यहाँ से ऐड ऑन कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा हेडर का। ऐसे ही हम फुटर वाले सेक्शन में भी अच्छा देखा जाए तो ये बार बार जो हमने HTML बंद किया, इसको भी आप हटा सकते हो अगर आप चाहो तो, बट फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं, नहीं तो बाद में कहोगे ये कहाँ से गायब हो जा रहा है धीरे धीरे। इसमें हमने यहाँ पे हमने मेन्यू का लिखा है, मेन्यू के बाद हमें एक और चाहिए था यहाँ पे फुटर वाला सेक्शन, हमने फुटर वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड ऑन किया। और इसके बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हाइट देने के लिए, हाइट के लिए हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ दे दिया कंट्रोल C, और इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, एडमिन का बॉडी पार्ट भी लगा दिया कंटेनर के अंदर, कंट्रोल V, कंटेनर है, कंटेंट है। अब इसमें इसकी CSS हमें यहाँ पे फिर से लिखनी पड़ेगी। देखिए अगर हम इसी CSS को एक सेंट्रलाइज अगर हम कर देते तो हमें यहाँ से बार बार नहीं लिखना पड़ता। जैसे हमने मेन्यू का CSS लिखा है, वैसे हमने इसका CSS हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और style.css में जाएंगे,
और यहाँ से क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, कंट्रोल एस। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सारे पेजेस में करना है, मैनेज करना रहेगा। तो आपको मैनेज देखिए, हेडर फुटर कंटेंट बॉडी, ये सारा चीज़ आपको एक जगह से सेंट्रलाइज करके रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। जैसे हमने CSS का किया वैसे JS का कर लीजिएगा। और इसमें इंक्लूड में वो चीज़ें रखिए जो हमें हर पेज में बार बार यूज करने की ज़रूरत पड़े। जैसे हमने यहाँ पे 2 फाइलों में यूज किया, होम में किया, कॉन्टैक्ट में किया। बाकी का आप ऐसे ही इसको भी कर सकते हो। देखिए इसमें हमें, अगर हम प्रोफाइल में देखें तो प्रोफाइल में भी आपको मोस्टली वैसे ही मिलेगा, थोड़ा सा चेंजेज है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया नीचे से, पूरा का पूरा फुटर वाला सेक्शन यहाँ तक, और प्रोफाइल में गए, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ तक। और ये ऊपर का मेन्यू हमें CSS चाहिए, तो ये हमने मेन्यू यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। और यहाँ पे हमने ये टाइटल के ऊपर ये इतनी चीज़ें हमने इसको हटा करके एक लाइन पेस्ट कर दिया। सेम कंडीशंस आपको यहाँ पे भी रहेगा। जितने भी पेजेस आप बनाओगे वो सारे पेजेस के लिए आपको यहाँ पे एक बार ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। एडमिन प्रोफाइल, अबाउट में कोई लिंक नहीं है, कॉन्टैक्ट वाले में भी हो गया, होम वाले में भी हो गया। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करना है, हेडर फुटर कैसे रहेगा और कैसे हम एक जगह पे कोड को सेंट्रलाइज करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें थी। इसको जो मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक चीज़ें दिक्कत करेंगी। प्रैक्टिस में लाएंगे तभी जा कर के बात बनेगी। और इसमें एक चीज़ और है, लास्ट टाइम मैंने कहा था इसमें आपको थोड़ा सा एडमिन प्रोफाइल पे मैंने यहाँ पे एक यूज़र डिटेल का था कि इसमें मैंने कहा था सर्च करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक लॉग फाइल बनाना पड़ेगा, लॉग टेबल बना लीजिए। जैसे कोई लॉगिन करता है, कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, वो भी उसका डिटेल होना चाहिए, जिसको आप अकाउंटेबिलिटी बोलते हो। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि कौन सा यूज़र कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, वो चीज़ें उसकी डिटेल होनी चाहिए। लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, जैसे यहाँ पे हमने लिया था प्रोजेक्ट का नेम सिंपल प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट में एक टेबल और बनेगा, उस टेबल को यूज़र लॉग टेबल बोल सकते हो आप। यूज़र लॉग टेबल में ये मेंशन रहेगा कि यूज़र की लॉगिन आईडी क्या है, यूज़र की लॉगिन ईमेल क्या है, कितने टाइम पे उसने लॉगिन किया है, किस टाइम पे वो लॉग आउट किया है। ये चीज़ें हमारी डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, ये टेबल अपडेट कब होगा, जब यूज़र लॉगिन करेगा तब, और जब यूज़र लॉग आउट करेगा तब। ये यहाँ से इसकी डिटेल होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को, आपके लिए टास्क है, इस चीज़ को इम्प्रूव करिएगा कि यूज़र का लॉग टेबल भी मैनेज करिए। जैसे यहाँ से अगर हम लॉगिन करते हैं, मान लीजिए इसको पहले होम पेज पे चलते हैं और यहाँ से लॉग आउट करते हैं। नॉर्मल यूज़र अगर हमारे पास है और इसको हमने यहाँ से लॉगिन किया, तो ये हमारा लॉगिन टाइम अभी का ये कैप्चा करके वहाँ पे रख देना चाहिए, अमित का। यहाँ पे अमित का लॉगिन टाइम हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। देखिए ये amit@gmail.com 14/1/2022, और ये हमारा टाइमिंग ले लिया, कितने बजे हमने इसमें लॉगिन किया, 11:46 में। अब इसको जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट में भी हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे डेटाबेस में ये मैनेज होना चाहिए कि अमित ने कब लॉग आउट किया। देखिए 46 पे हमने लॉगिन किया था, 47 पे लॉग आउट कर दिया। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाना है यूजर्स के साइड पे। और ये चीज़ें हमने एडमिन में यहाँ पे दिखाया है कि एडमिन में, एडमिन हमने दिया 1 2 3 लॉगिन किया,
और यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल पे यूज़र लॉग डिटेल, ये लॉगिन डिटेल का यहाँ से है। जैसे अगर हमने अमित का किया था, अमित का लॉगिन डिटेल सर्च करेंगे तो ये देखिए अमित ने इतने बजे लॉगिन किया था, इतने बजे लॉग आउट किया था। तो ये फैसिलिटी हमने यहाँ से इसमें अलग से सेपरेटली उसके प्रोफाइल पे दे रखा है। जो लास्ट टाइम पे एरर आ रहा था, आपसे मैंने कहा था इसको कंप्लीट करिएगा। ऑल यूज़र लिस्ट का ये अलग से दिया गया कितने यूज़र्स हैं, बट यहाँ से यूज़र के लॉगिन, यहाँ पे लॉग डिटेल होना चाहिए, लॉगिन डिटेल जैसे आपने दिया है। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करके देखना है कि इसमें चाहे आप एक मेन्यू प्रोवाइड कर दो या प्रोफाइल पे कर दो, कि जैसे एडमिन प्रोफाइल पे आए यहाँ से वो देख सके, इंडिविजुअल यूज़र की लॉगिन ईमेल आईडी डाल के चेक कर सके ये यूज़र कब लॉगिन हुआ, कब लॉग आउट हुआ। किसी को ट्रैक करना है तो ऑनलाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ें इसमें अवेलेबिलिटी दिखा सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम पे रिफ्रेश का भी कॉन्सेप्ट देखा था कि इतने टाइम बाद रिफ्रेश हो जाए। हेडर फंक्शन का यूज किया था, रिफ्रेश यूज किया था, एडमिन वाले फाइल के अंदर था, अगर आपको याद हो। यहाँ से हमने एडमिन वाली फाइल थी, एडमिन वाले फाइल में हमने हेडर फंक्शंस का यूज किया था जिसमें बार बार रिफ्रेश हो रहा था। इसमें वो चीज़ें कर सकते हैं कि यूज़र को रिफ्रेश करवा दे, अगर वो इतने टाइम बाद वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए। अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो ये रिफ्रेश यहाँ से हम करवा सकते हैं उसको कि ऑटोमेटिक लॉग आउट भी हो जाएगा। बट चेक करना पड़ेगा हमें यूज़र एक्टिव है कि नहीं है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, एक लॉग टेबल बनाना है, अभी के लिए आपका टास्क है। और लॉग टेबल ये ऐसे बनेगा जिसमें ये कॉलम्स होंगे, और जब यूज़र लॉगिन करेगा उसका टाइमिंग रखना है, फिर यहाँ से जब लॉग आउट करेगा उसका टाइमिंग रखना है। और अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। अगर हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंक्लूड वाली चीज़ को इंक्लूड वाले फोल्डर में, CSS है तो एक्सटर्नल CSS में, बाकी कोई यूज़र की CSS है तो उसका यूज़र का CSS अलग रहेगा, यूज़र का JS अलग रहेगा, एडमिन का CSS अलग रहेगा, एडमिन का JS अलग रहेगा। तो इसका इंक्लूड अलग रहेगा, इसकी इमेजेस अलग रहेंगी, अगर इससे रिलेटेड कोई इमेज है या वो अलग रहेगा, JS अलग रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा। इतनी चीज़ मैनेज करके देखिएगा, फिर आपको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टाइम पे कि कैसे किसी को मेल वगैरह भेजते हैं, कैसे फीडबैक वगैरह सेंड करते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कैसे हम किसी को मेल वगैरह करना होता है या कोई यूज़र फीडबैक भेजता है तो कैसे सेंड करेगा, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।